सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने किया था पिछला लेक्चर मुगल धार्मिक नीति, उसके बाद मुगल शासन व्यवस्था के विषय में आज हम करेंगे। मुगल शासन व्यवस्था का मतलब जैसे आजकल हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरा सिस्टम चलता है, कौन सा विभाग किसके पास है, कैसे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ इसी तरह की थी। यद्यपि शेरशाह एक व्यक्ति है जिसने काफ़ी नौकरशाही को संगठित किया था, खासकर स्थानीय प्रशासन पर उसने काफ़ी काम किया था। अकबर ने उसको फॉलो किया बाद में। तो उस तरह से कैसे उस समय मुगल पूरा केंद्रीकृत एक राज्य था, फिर उसमें सूबे बटे हुए थे, सूबों के नीचे परगने होते थे, परगने के नीचे तहसील, परगने के नीचे गांव, उनको मावदाया डीह कहते थे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार से हर जगह कुछ अधिकारी थे मुगलों के, और मुगल शासन व्यवस्था कैसे चलती थी इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात आप समझिए कि मुगलों का जो राजत्व सिद्धांत है वो अबुल फजल ने अच्छा लिखा है काफ़ी। अबुल फजल कहता है कि दैवीय प्रकाश, यानी फर्रे इज़्दी बोलते हैं उसको, दैवीय प्रकाश को, जो कि ईश्वर से निकल करके किसके आता है, हृदय, राजा के हृदय पर पड़ता है, प्रकाशित होता है राजा का हृदय। और राजा का दायित्व है कि वो प्रजा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करे पूरी तरह से। शासन व्यवस्था के विषय में सबसे पहले तो शासन व्यवस्था में कौन से पद होते थे, किसके पास होता था, परीक्षा में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। प्रायः वो पूछ लेगा कि मीरे बख्शी कौन होता था या मीरे तोजक कौन होता था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पद, ये विभाग कौन सा होता था और इसके कार्य क्या होते थे। सर्वोच्च सत्ता सुल्तान के पास थी। सुल्तान ने अब इस समय जो सल्तनत में सुल्तान हुआ करता था, बादशाह की उपाधि धारण की, यानी कि ईश्वर, उसने स्वतंत्र सत्ता अपनी बनाई। मुगल सम्राट ने, मुगल जो राजा था उसने स्वतंत्र सत्ता बनाई और अपने को स्वतंत्र घोषित किया, यानी जो खलीफा का एक प्रभाव मजबूत हुआ करता था उससे मुगलों ने अपने को मुक्त कर लिया। आईन अकबरी अबुल फजल की रचना है, अकबरनामा रचना है। आईन अकबरी उसका एक पार्ट है, पढ़ेंगे आगे हम लोग जब साहित्य कर रहे होंगे, पुस्तकें कर रहे होंगे। अबुल फजल ने आईन अकबरी में बहुत अच्छे से पूरा मुगल प्रशासन उल्लिखित किया है, वही जानकारी का एक मजबूत स्रोत है हमारा। अब इनकी शासन व्यवस्था का जो मजबूत तत्व है अति केंद्रीकृत था, यानी अति केंद्रीकृत, सारा कुछ जो घूमता था वो सेंटर था सुल्तान, बादशाह। बादशाह के आसपास से सारी नियुक्तियां होती थीं, वो जिसको चाहता हटा देता, जिसको चाहता रखता, यानी एक व्यक्ति विशेष के आसपास सारा सेंट्रलाइज्ड था। और एक दूसरे के प्रति जो उसने एक हायरार्की बनाई थी अकबर ने शुरुआत की थी मेनली मुगल प्रशासन की, वो काफ़ी केंद्रीकृत, अति केंद्रीकृत थी। फिर इनके शासन व्यवस्था के दो मजबूत तत्व हैं, मनसबदारी और जागीरदारी। अभी हम लोग मनसबदारी आगे करेंगे थोड़ा सा क्या चीज़ थी, और जागीरदारी सिस्टम भी। ये दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा कहे जाते हैं, यानी जिन पर मुगल प्रशासन टिका रहा। नौकरशाही का जो आधार था वो मनसबदारी था। फिर केंद्रीय प्रशासन चलता कैसे था, जैसे आज दिल्ली की सरकार है, हमारी केंद्रीय सरकार है, तो उसमें वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, इसी तरह उस समय भी सारे मंत्रालय बटे हुए थे। वित्त मंत्रालय, जो वकील होता था, केंद्रीय प्रशासन का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था उसको बोलते थे वकील। वकील, बैरम खां भी वकील था अकबर का, और सारी सत्ता का प्रयोग करता था। बादशाह की अनुपस्थिति में वकील के पास सारी सत्ता आ जाती थी। दूसरा, अकबर के समय कुछ दिन वकील का पद खाली भी पड़ा रहा, इससे यह, और औरंगजेब के समय शायद एक वकील था असद खां, उसका 31 वर्षों तक शासन रहा। इस तरह से कहने का मतलब है कि वकील एक महत्वपूर्ण पद था, बल्कि ये कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण पद वकील हुआ करता था। फिर दीवाने कुल या दीवान वित्त मंत्रालय का हेड हुआ करता था, जो वित्त मंत्रालय का आय व्यय का सारा लेखा जोखा, सारी चीज़ें करने का काम होता था वित्त मंत्रालय में, वो दीवाने कुल या दीवान के पास होता था। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण पद था मीर बख्शी। मीर बख्शी सेना का हेड था, सैन्य प्रमुख था ये, लेकिन मुख्य प्रमुख तो बादशाह था, यानी बादशाह के नीचे ही जो कुछ था ये था। लेकिन सेना के साथ साथ इसके पास एक और महत्वपूर्ण काम हुआ करता था, जो मनसबदारी की नियुक्तियां थी, मनसबदार की नियुक्ति थी, या मनसबदारों को जो वेतन दिया जाना था, या मनसबदारों को जो घोड़े रखने थे, सवार रखने थे, वो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती थी, मीर बख्शी। शायद एक सरखत या करके कागज होता था, उस पर यह हस्ताक्षर करता था, उसके बाद ही मनसबदारों को वेतन बांटा जाता था। फिर मीर ए सामान या खाने सामा एक पद है। खानसामा तो एक आजकल सामान्य शब्दों में ले लिया, ये मीर सामान या खाने सामा उस समय का महत्वपूर्ण पद इसलिए था, ये राजमहल का मुख्य प्रबंधक था, यानी राजमहल में जो व्यवस्था होती थी, जो राज परिवार होता था, उसके लिए खाना पीना, वस्त्रों की व्यवस्था, बाहर से आना जाना, सारी व्यवस्था इसके हाथ में होती थी, तो ये बादशाह के बहुत निकट रहता था, इसलिए मीर सामान या खाने सामा पद भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बाद मीर तोजक एक अधिकारी था, यह धर्मानुष्ठान करवाता था, यानी धर्म अनुष्ठान का हेड था। फिर सद्र उस सुदूर या सद्र जहां,
ये धार्मिक प्रधान था, धर्म के मामलों में ये प्रधान हुआ करता था, सद्रु सुदूर या सद्रे जहां, और काजी उल कुजात न्याय का प्रमुख हुआ करता था। लेकिन प्रायः मुगल शासन में यह पद एक ही व्यक्ति के पास रहे। इसके बाद आता है मीर आतिश। मीर आतिश तोपखाने का हेड था। जो तोपखाना था, जब हम लोग सैनिक प्रणाली पढ़ेंगे इनकी, तो आपको सैनिक प्रणाली के सारे अंग पढ़ेंगे हम लोग मुगल शासन के, मुगल प्रशासन के, तो आपकी समझ में आएगा कि मीर आतिश तोपखाना या उसका सैनिक प्रणाली कौन कौन से घुड़सवार होती थी, हाथी सेना होती थी, तोपखाना होता था, नौसेना भी छोटी सी थी, यानी कि समुद्र में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ज़्यादा नहीं थी, वो चीज़ें करेंगे। दारुल इंसा या शाही सचिवालय, मीर मुंशी इसका प्रधान हुआ करता था। दारुल इंसा जो था, पत्राचार होता होगा बहुत सारा, सचिवालय के रूप में जो काम करता था तो उसको दारुल इंसा या शाही सचिवालय बोलेंगे, और इसका हेड कौन होता था? मीर मुंशी होता था। फिर वाकिया नवीश, गुप्तचर प्रणाली। देखिए, मध्यकाल में गुप्तचर प्रणाली का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि गुप्तचर आज भी आधुनिक काल में भी हालांकि गुप्तचर प्रणाली का बहुत बड़ा रोल है। हमारी एजेंसियां हो, रा हो, IB हो, या अमेरिका वगैरह के गुप्तचर एजेंसियाँ बहुत मजबूत हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी आवश्यकता, अगर आपको शासन करना है, दुनिया में सर्वाइव करना आना है अपने कंट्री को, तो बहुत आवश्यक है। उस समय वाकिया नवीश एक विभाग, ये जो था गुप्तचर विभाग, उसके प्रमुख हुआ करते थे, वाकिया नवीश। मीर बहर एक अधिकारी था जो नौकायन का, नौका झील में भी हो सकता है, नौकायन यानी नौका प्रमुख हुआ करता था। और ये नौकायन के लिए ही नहीं था, छोटी छोटी नौसेना भी इनके पास कहीं न कहीं मीरे बहर के उसमें आती है, क्योंकि पत्तनों का कार्य व्यापार देखा जाता था, जो समुद्री पत्तन थे, और उसका नाम था मुसद्दी या मुतसद्दी, उसका नाम आता है। परीक्षा में भी कहीं पूछा गया है कि मुगल काल में पत्तनों का जो हेड होता था, प्रधान ऑफिसर, वो कौन होता था? तो होता था मुतसद्दी या मुसद्दी। ये आपका केंद्रीय प्रशासन हुआ। लेकिन केंद्रीय प्रशासन मुगलों का जो 3-4 साल 1526 में शुरू होता है और 1857 तक या 1800 तक शासन करता है, समझ लीजिए आप लगभग 250-300 साल जो वर्ष शासन करेगा, वो कुछ इतने बड़े में पढ़ लेने से शासन व्यवस्था क्लियर नहीं हो जाती है। आप जब केंद्रीय प्रशासन, ये तो मोटे मोटे परीक्षा में प्रश्न आएंगे, वो आपने कर लिए, आप जब पूरा पढ़ेंगे मुगल प्रशासन तो अच्छे से समझ में आएगा कि मुगल प्रशासन अति केंद्रीकृत था तो क्यों था, कैसे चलता था, कौन कौन विभाग होते थे, इनके पास क्या कार्य होते थे, पूरा आप एक नोट बनाइएगा अपनी बुकलेट, अपनी नोट्स में। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन अकबर के समय 12 सूबे माना जाता है, बाद में 3 सूबे बढ़ गए थे, 15 सूबे हो गए थे अकबर के सामने। औरंगजेब के सामने 20 या 21 सूबों का उल्लेख होता है। अबुल फजल ने 12 सूबों का उल्लेख किया। सूबा मतलब प्रदेश, उस समय जो प्रदेश बटे हुए थे। तो प्रांतीय प्रशासन यानी कि सूबा, इसके हेड को कहते थे नाजिम अथवा सूबेदार, जो प्रांतीय प्रशासन का मुख्य हुआ। अब नाजिम या सूबेदार की नियुक्ति कौन करता होगा? सुल्तान या बादशाह करता था, जिसको भी भेज देता था वही सूबेदार हो जाता था। ये पावर पूरा बादशाह के पास था। अब प्रांतीय प्रशासन भी, जैसे केंद्र में 2 महत्वपूर्ण पद थे, एक वित्त का दीवान और सेना का मीर बख्शी, उसी तरह प्रांतों में मीर बख्शी और मीरे दीवान, यानी बख्शी और दीवान। यहाँ भी दीवान वित्त मंत्रालय देखता था और बख्शी सैन्य प्रमुख हुआ करता था। फिर प्रांतों के अंदर स्थानीय प्रशासन था। स्थानीय प्रशासन में जो प्रांत थे वो किसमें बटे हुए थे? सरकार के अंतर बटे हुए थे। सरकार यानी आज के स्थिति में क्या कहेंगे? जिला, जिले के रूप में सरकार थी। ये वास्तव में शेरशाह सूरी की देन थी। शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन, बहुत कम समय में बहुत मजबूत प्रशासन डेवलप किया था। शेरशाह सूरी का ही अकबर ने फॉलो किया था। सरकार यानी जिला, और सरकार में जो कर्मचारी होते थे उनके महत्वपूर्ण नाम है फौजदार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, अमलगुजार वित्त देखता था, और काजी न्याय का प्रमुख हुआ करता था। 3 अधिकारी महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। फौजदार, लॉ एंड ऑर्डर, अमलगुजार वित्त, आय व्यय सारा हो गया, और काजी क्या करेगा? न्याय की व्यवस्था देखेगा, धर्म की व्यवस्था देखेगा। फिर सरकार भी बटी हुई थी परगना में। आजकल समझ लीजिए तहसील के रूप में परगना अधिकारी। तो परगना में इसके 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, यद्यपि शेरशाह मैंने कहा सूरी से ही चले आ रहे थे। एक था आमिल, एक था शिकदार। आमिल, शिकदार, लॉ एंड ऑर्डर शिकदार हो गया, और आमिल यहाँ भी वित्त यानी कि आय व्यय जो लगान वगैरह है उसको देखेगा। फिर परगना बटे थे गाँव में। गाँव को उस समय नाम दिया गया मावदा या डीह, और गांव जो होते थे छोटे छोटे, गांव को मावदा या डीह कहते थे, और इनका जो प्रधान होता था यानी मुखिया होता था उसको कहा गया है मुकद्दम। अलाउद्दीन खिलजी के समय कभी आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा मुकद्दम, खूत, चौधरी, ये सब शब्द आते हैं। उन्हीं में से एक शब्द यहाँ पर आ गया है मुकद्दम, जो कि गाँव का प्रधान हुआ करता था। फिर
आपका स्थानीय प्रशासन। तो आपसे मुगल प्रशासन की जब बात की जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में सरकार और परगना और गांव, और इनमें कौन कौन अधिकारी काम करते थे, कैसे काम करते थे, किसके अधीन करते थे, उनको क्या वेतन मिलता होगा, ये सारा प्रशासन में आपका आ जाएगा। और मुगल का क्यों इस्पाती ढांचा, क्यों मजबूत प्रशासन था जिसके दम पे मुगल सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे छोटा सा न्याय प्रशासन इनका, यानी प्रशासन का ही एक हिस्सा क्या है, न्याय। न्याय प्रशासन में काजी महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था काजी उल कुज़ात। न्याय का सबसे हेड व्यक्ति कौन है, काजी। और काजी को सहायता करने के लिए दो बड़े अधिकारी और होते थे, एक का नाम है मीर अदल और दूसरे का मुफ्ती। यानी काजी को ये दोनों सहायता प्रदान करते थे। जो मुगलों का न्याय है उसमें दीवानी के अलग केस होते थे, क्रिमिनल के अलग होते थे, आपराधिक केस अलग होते थे। किसकी कौन सुनवाई कर सकता था ये भी नियत होता था कि दीवानी की सुनवाई कौन करेगा, आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करेगा, दंड कैसे दिया जाएगा। दंड हालांकि सरा यानी जो इस्लामी विधान है उसी के अनुसार दिया जाता था। औरंगजेब ने नियमों को, न्याय के नियमों को संकलित करवाया एक पुस्तक फतवा ए आलमगीरी में। पूछा जा सकता फतवा ए आलमगीरी क्या है, तो ये न्याय के कानूनों का संग्रह है। और किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी चर्चा कर रहे थे मनसबदारी। मुगल प्रशासन का एक मजबूत तत्व था मनसबदारी प्रथा। मनसब का मतलब होता है पद, यानी कि आपका पद क्या है। मनसब आपने बता दिया, मनसब ऐसे बोला जाता था 5000 का मनसब, शुरुआत में ऐसे बोला गया 5000 का मनसब, यानी आपकी रैंक पता चल गई, आपका पद क्या है। जैसे आजकल पे ग्रेड है, स्केल आती है कि इतनी वेतन है, इनका एसडीएम का वेतन इतना है, एसडीएम साहब का वेतन इतना है, इनका इतना है, सब इंस्पेक्टर का इतना है। तो उस तरह से आपका पद से पता चल जाता था। बाद में अकबर के समय थोड़े दिन बाद जो मनसब का संख्या बोलने का तरीका हो गया, वो हो गया था 2 श्रेणियों में कर दिया था, अंकों से, यानी कि जात और सवार से 5000 बटे 5000। अभी हम आगे करते हैं। पद निर्धारण कैसे होता था, अंकों से। और अंक कैसे बांटे गए थे, 66 श्रेणियाँ बनाई गई थी। 66 श्रेणियाँ क्यों, ये 66 शब्द क्यों अंक लिया था अकबर ने, क्योंकि अल्लाह के शब्दों का अंक जो है वो 66 माना जाता है। अल्लाह के जो शब्द हैं 1 आ प्लस ला में 30 प्लस 30 प्लस 5 यानी कि 66। तो उन्होंने अल्लाह के अंकों को, श्रेणी के अंकों को जोड़ा और 66 श्रेणियों में मनसबदारियों को विभक्त कर दिया। यद्यपि व्यवहार में इतने नहीं थे। थोड़े दिन बाद अकबर ने क्या किया, जो सिंगल अंक था उसको युगल अंक में बदल दिया और कहा एक से नहीं होगा बल्कि जात और सवार, 2, उसने अंकों की संख्या 2 कर दी। जैसे 5000 का जात, 5000 का सवार, तो क्या लिखेंगे 5000 बटे 5000। जात और सवार, एक से पता चलता था क्या, वेतन यानी वरीयता क्या है, और सवार से पता चलता था वो सैनिक कितने रखेगा। यानी आपके पद से ही अकबर समझ जाता था कि आपको इस समय कितना वेतन दिया जा रहा है और आपके पास घुड़सवारों की इस समय कितनी संख्या होगी, सवारों की कितनी संख्या होगी। यद्यपि सवारों की संख्या जात से कभी ज़्यादा नहीं होती थी, ये व्यवहार में है। बाद में कुछ और तरीका निकालकर जहांगीर और शाहजहां ने इसको फॉलो करवाया था। ये मनसबदारी का जो पद होता था वंशानुगत नहीं होता था। मनसब यानी कि जैसे मुझे मनसब मिला 5000 बटे 5000 का, तो आप सोचे कि वो मनसब मेरे लड़के को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं होता था। मनसब एक योग्यता, अकबर के आप न्याय अकबर के करीब हैं कि नहीं, यानी कि मुगल बादशाह देखता था कि आपको मनसब दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उसके बाद ही मनसब आपको दिया जाता था। अब मनसबदारों को जो वेतन दिया जाता था उसके लिए जागीरदारी सिस्टम आया। जागीर का मतलब होता है एक ज़मीन का टुकड़ा। जागीरदारी यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था मनसबदार को, कहा जाता था, उसकी आय बता दी जाती थी। मनसबदार का ये दायित्व तो नहीं था वहाँ से राजस्व वसूलेगा, राजस्व वसूलने के लिए अकबर के अधिकारी होते थे, लेकिन ये पता होता था इस जागीर से इतने टंका, इतने दाम, इतनी मोहरें आ जाएंगी, इतना राजस्व वसूला जाएगा। जो राजस्व वसूला जाएगा वो वेतन किसको दे दिया जाएगा, मनसबदार को दे दिया जाएगा। इस तरह से जागीरदारी सिस्टम चलता था। तब जागीरदारी में भी पैबाकी जागीर होती थी, कुछ जो जगह आरक्षित कर ली जाती थी। आप जब जागीरदारी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी कई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, आप पढ़िएगा जरूर जागीरदारी सिस्टम क्या था। जहांगीर ने एक चीज़ छूट गई मनसबदारी में, जहांगीर ने एक नया शब्द लिया था 2 अस्पा सी अस्पा, यानी कि 2 घोड़े 3 घोड़े रखने का जो कल्चर उसने ऐसा सेट किया था कि बगैर जात और सवार यानी मनसबदारी की संख्या बढ़ाए हुए ही उसने व्यक्ति के वेतन में बढ़ोतरी कर दी थी। ये एक तरीका निकाला था जहांगीर ने, उसी को कहते हैं 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा। और महावत खां जो जहांगीर का सेनापति था, जहांगीर का दरबारी था, उसको पहली बार ये पद दिया गया था। इसके बाद जागीरदारी पर मैंने आपको बताया। मुगल पतन में भी कई बार कहते हैं कि जागीरदारी संकट एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर उभरेगा। क्या हुआ होगा, मनसबदार का वेतन बढ़ता चला गया,
जागीर उतनी ही रही या जागीरें छोटी रह गई, जागीर से उतनी आय। उसमें दो शब्द आते हैं जब हम लोग वित्त कर रहे होंगे लगान, तो आएगा जमा दामी और जमा हासिल, यानी जमा दामी अनुमान कितना लगाया गया और जमा हासिल यानी मिला कितना। तो जागीर से वेतन क्या होता था, कम मिलता था ओरिजिनल, और कूट अनुमान ज़्यादा लगाया जाता था। ऐसे में मनसबदार आपस में लड़ने लगते थे या उनका मनस्यता हो जाती होगी। तो ये एक जागीरें कम पड़ने लगी तो जागीरदारी संकट खड़ा हो गया मुगलों के सामने। तो उत्तर मुगल में जागीरदारी संकट ही मुगल पतन में एक कारण बनता है। ये मनसबदारी जो ढांचा था ये मजबूत इस्पाती ढांचा कहा जाता है मुगल शासन का, मनसबदारी और जागीरदारी। इस प्रकार से इतनी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आप मुगल प्रशासन पर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और इसको जब आप एक अच्छी बुक से पढ़ेंगे, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, अगर आप जीएस के विद्यार्थी हैं, तब तो आप मोटा मोटा इन्हीं चीज़ों को अपडेट कर लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप इसको एक अच्छी बुक से पढ़ेंगे, आपको खुद ही मजा आएगा पढ़ने में कि हाँ ये मुगल प्रशासन रहा होगा। हमसे बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ देखो ये चीज़ भी नहीं मिल गई। और आप अपने नोट्स में बनाइए अच्छे से, जब तक नोट्स नहीं लिख गए तब तक अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। आपको एक तपस्या करनी है। महर्षि जो महर्षि दधीच टाइप के लोग थे, तपस्या से ही, तपस्या में ही जीवन चला गया। तो आप तपस्वी बनिए, तभी आप विद्यार्थी अच्छे बन पाएंगे और कोई कंपटीशन पार कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग शासन व्यवस्था हो गई है। अब दो लेकर के टॉपिक करेंगे, 3 क्लास लेंगे, वित्त, लगान, सैनिक प्रणाली, ऐसे करके, और हम लोग मुगल वंश से पल्ला झाड़ेंगे। मुगल के बाद फिर बहुत कुछ अभी करना है, सिखों का इतिहास करना है, अभी मराठों का इतिहास करना है, अंग्रेज़ों को बुलाना है, अंग्रेज आएंगे, प्लासी का युद्ध लड़ेंगे, फिर उनको भगाना है। उसके बाद महात्मा गांधी अपना देखिए अहिंसा का अस्त्र सत्याग्रह, बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके। तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिए, खूब होमवर्क करिए। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।